हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास अपना लास्ट चैप्टर बताया दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके आज हम जेई के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये चैप्टर मैंने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आज की वीडियो से आपको अगर थोड़ा बहुत भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, थोड़े बहुत नीट के सवाल लगाए हैं, तो ये सवाल आपको डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट की फंडामेंटल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। और जो आप फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसको रिवाइज करने में भी बहुत बड़ी हेल्प आपकी होनी चाहिए। तो एक तीर से दो निशाने, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में रखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। याद रहे ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जरूर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्चुअल वर्जन भी पूछा जाता है। दैट इज ना सिर्फ इससे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, बल्कि इससे आपसे पूछे जाते हैं कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसके लिए आपको एनसीईआरटी का रिवीजन करना ही होता है। खैर, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आप, मैं मानता हूं कि आप ऑलरेडी वो पढ़ के आए होंगे और अब आप अच्छे से जवाब देंगे। आपको पता है हम काम कैसे करते हैं। आपको एक नोटबुक लेनी है, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपके आंसर अपने बनाने हैं और लास्ट में चेक करना है कि कितने आंसर आपके बने। इस वीडियो में क्योंकि लगभग 50 के आसपास सवाल हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आउट ऑफ 200 आपको कम से कम 140 तो स्कोर करना चाहिए अगर आपकी अच्छे लेवल की तैयारी चल रही है तो चलिए बेटा हाईली रेलेवेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल आपके पास, इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है। ठीक है, हम हल्का हल्का लेवल बढ़ाएंगे। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब सेम नंबर ऑफ आपके पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बात हो रही है N3 माइनस की। N3 माइनस के पास आप जानते हैं 7 + 3 दैट इज ये 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर है आपके पास Li प्लस, ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ करना ही नहीं है। Mg2 प्लस, यस Mg2 प्लस बिल्कुल आप मान सकते हैं कि Mg2 प्लस के पास भी कितना 12 - 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। फिर है आपके पास O2 माइनस, ये है आपके पास 8 + 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, ये है क्या है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ये है। फिर देखिए ये है आपके पास F नेगेटिव आपके पास कितना हो गया 9 + 1 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ये हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या हो सकता है, आप मान सकते हैं कि सोडियम प्लस, एब्सोल्युटली सोडियम प्लस कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। कितना, ये हो जाएगा आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो ऐसा कोई ऑप्शन, देखिए पहले ऑप्शन में तो Li प्लस है, ये तो हो नहीं सकता, Li प्लस हो नहीं सकता, Li प्लस हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता है। अच्छा, इसे F माइनस कर लेना, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। आसान सवाल था, आसान सवाल था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है हेनरी मोजले, काफी famous and very brilliant scientist Henry Moseley studied characteristics X-ray spectra of elements. The graph which represents his observation is, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने जो ग्राफ लिया था इसको इन्होंने स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व करी थी, किसके बीच में, रूट न्यू वर्सेस जेड के बीच में। किसके बीच में, रूट न्यू वर्सेस जेड के बीच में इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व करी थी। फिर इन्होंने कहा था कि दोनों, देखिए दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, इसका मतलब दे शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसलिए इन्होंने बोला कि एटॉमिक, जो आपका एटॉमिक नंबर होगा रूट वी वर्सेस जेड, मैंने क्या कर दिया, ये रूट जेड वर्सेस वी, अरे नहीं ये नहीं, रूट वी वर्सेस जेड, रूट वी वर्सेस जेड। हाँ तो मतलब मैंने लिखा तो ठीक है, लिखा तो ठीक है, ऑप्शन बस ठीक कर लीजिए, रूट न्यू वर्सेस जेड। यानी कि इन्होंने कहा कि क्योंकि दोनों ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाई एटॉमिक नंबर शुड बी टेकन एज द बेस फॉर पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल ठीक बात। आइए नेक्स्ट कह रहा है, if Thomson's model of an atom was correct then the result of the Rutherford Goldfault particle would have been, अच्छा सवाल है, कह रहे alpha particle pass through the Goldfault deflected by small angles with reduced speed। अच्छा कह रहा है if Thomson's model of atom was correct, उसने बोला कि अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता, थॉमसन का मॉडल क्या है, थॉमसन ने ये कहा, थॉमसन ने ये कहा वाटरमेलन मॉडल में कि देखिए ये आपका वाटरमेलन है और इसके ऊपर कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज इस तरीके से हैं, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बिखरे हुए हैं, यानी कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्जेस हैं आपके इन द सी ऑफ प्रोटॉन, कुछ इस तरीके से हैं। तो कहता है कि अल्फा पार्टिकल पास थ्रू, पहला बोलता है कि अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड विद रिड्यूस्ड स्पीड। हाँ ऐसा तो हो सकता था कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आता, और क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, पूरी की पूरी सी ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो डिफ्लेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल्स। क्योंकि बहुत सारे हैं, अगर ये यहां से डिफ्लेक्ट होगा फिर यहां से भी डिफ्लेक्ट होगा, इनके बीच में तो इंटर रिपल्शंस होंगे, तो ऐसा नहीं है, स्मॉल से ही हो जाएगा। कह रहा है ऑल अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउंड बाय 180 डिग्री, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कह रहा है ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, नहीं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल्स। देखिए एंगल का रेंज इसमें ज्यादा वाइड नहीं होगा कि अगर इसके पास आ रहा है तो वो हल्के से ही क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो हल्के से ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इसके पास आने के बाद ही वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर पास आएगा भी तो रिपल्शन देखिए यहां से भी होगा और यहाँ, यानी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ही तो है ये, अब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ही है, तो डिफ्लेक्शन तो होना ही है। तो इट विल बी, और उसकी पार्टिकल की क्या हो जाएगी, स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगी। तो मोर करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस वन, फर्स्ट वन इज द मोर करेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। आइए देखिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कैसा स्टेटमेंट बताना बेटा, ये बताना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये आपको बताना है। पहला है आपके पास, all the atoms of a given element have identical properties including all the atoms of a given element have identical properties including identical mass। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनका एक जैसी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जैसे सेल्स आपके अंदर एक टाइप के सेल्स। करेक्ट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो। अरे एनी रेशियो नहीं, फिक्स्ड रेशियो। क्या होता है इसमें, इसमें होता है फिक्स्ड रेशियो। ये इनकरेक्ट हो गया। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आइए नेक्स्ट कहता है इनकरेक्ट, फिर से आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का इनकरेक्ट पोस्टुलेट बताना है। देखिए मैंने ये क्यों इंपॉर्टेंट मान रहा हूं, क्योंकि नीट 2025 में भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से ही सवाल आया था, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, एब्सोल्युटली ट्रू। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास भी डिफरेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, नहीं, इट कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन के अकॉर्डिंग वो इनडिविजिबल एटम्स होते हैं। नेक्स्ट कहता है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। हाँ ये तुमने अभी भी किया था, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। एक एलिमेंट के क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, नहीं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ये बात बिल्कुल सही है, केमिकल रिएक्शंस में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। दैट इज ऑप्शन कौन कौन से आपको इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए, आपका बी इनकरेक्ट है एंड डी इनकरेक्ट है, दैट इज बी एंड डी ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। बी और डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट करते हैं। आपके सामने एक स्पेक्ट्रम दिया गया है और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, यानी कि सीजियम, इस फ्रीक्वेंसी का देखो आपको कुछ करना नहीं है, बस दे रखा है, कुछ कैलकुलेट करना स्टार्ट मत कर देना। आप मानिए सीजियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, एलिमेंट है। जैसे इसमें हल्की सी लाइट पड़ती है, यानी कि एक हाई एनर्जी की लाइट पड़ती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फटाफट निकल जाता है। तो कह रहा है when cesium is placed inside a vacuum chamber with an emitter connected to it and yellow light is focused on cesium, the emitter shows presence of current। बिल्कुल सही बात है। देखिए येलो लाइट अगर आप देखेंगे तो येलो लाइट आपके पास क्या होती है, हाई एनर्जी, यानी कि थोड़ी सी इससे इमिट हो जाएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 600 की वैल्यू लैम्डा लेंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम लैम्डा आपका आना चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इससे आपका क्या हो सकता है, इससे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। आप करके देख सकते हैं, पर इसको आप एज इट इज याद भी रख सकते हैं कि येलो लाइट से ये इवेंट हो जाता है। the brightness of yellow light is dimmed, the value of current in the emitter is reduced। बिल्कुल सही बात है कि जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किसके बराबर होता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या आपका इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप डिम करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल सही बात। कह रहे हैं रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ येलो लाइट, द करंट प्रोड्यूस्ड इज हायर। नहीं भाई, रेड लाइट की एनर्जी लो होती है। क्या एनर्जी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन एनर्जी ऑफ येलो लाइट, तो वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फिर कहता है व्हेन ब्लू लाइट इज यूज्ड द एमिटर शोस फॉर्मेशन ऑफ करंट। ब्लू लाइट देखिए, आपकी ब्लू लाइट की जो एनर्जी है, that is energy of blue light is greater than energy of yellow light। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है व्हेन अ व्हाइट लाइट इज यूज्ड एमिटर शोस फॉर्मेशन ऑफ करंट। हाँ जी देखिए काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। व्हाइट, समझिए बात को, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, तो उनमें से अगर एक कलर भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है तो हम कहते हैं व्हाइट लाइट एज अ होल भी आपका क्या दिखाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, सी को छोड़ के सारे सही है। दैट इज ए बी डी ई ओनली, दैट इज ए बी डी एंड ई ओनली आर करेक्ट ऑप्शंस। बिल्कुल सही बात है।
आइए बेटा नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अच्छा, एक एनईटी टाइप का सवाल है, इनमें से कौन सा है? कह रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या बताना है आपको? अच्छा, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं, आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको याद होगा कुछ इस तरीके से ग्राफ आप देखते हैं, ठीक है? तो ये किसके? टेम्परेचर डिपेंडेंट रहते हैं। कह रहा है एट गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पासेस थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अगर आप कर्व देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू से पास करता ही करता है, लैम्डा मैक्स जिसे कहते हैं। कहते हैं मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट अ हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर एंड कंपेयर्ड टू दैट एट द लोअर टेम्परेचर। अगर आप इंटेंसिटी, ये देखिए ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, ये नीट 2024 का भी सवाल ऐसा ही आया था कुछ। ये नीट 2024 का सवाल भी कुछ इस तरीके से पूछा गया था, लेकिन आपको ग्राफ के फॉर्म में पूछा गया था। उसने कहा था कि देखिए ये आपका टेम्परेचर T1 है। क्या पूछा गया था? कुछ ऐसे कि ये आपका टेम्परेचर T1 है, ये आपका टेम्परेचर T2 है। क्या ये आपका टेम्परेचर T1 है, ये आपका टेम्परेचर T2 है। तो मैं वो बोलता था कि बताइए कौन सा ग्राफ किस चीज़ का है। तो ये आपका λ1 था, ये आपका λ2 है। यानी कि दिस इज, हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी इंटेंसिटी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी हो, सॉरी, हम कहते थे यहाँ पे कि टेम्परेचर की वैल्यू जो होती थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती थी। क्या? टेम्परेचर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। यानी कि हायर टेम्परेचर में आपको ब्लू कलर मिलता था, हायर टेम्परेचर पे आपको ब्लू कलर मिलता था। तो यहाँ पे बोला गया था देखिए आपका λ1 है, ये λ2 है, ये आपका λ1 है। बिकॉज λ1 इज स्मॉलर देन λ2, तो हम कहते थे कि T1 इज ग्रेटर देन T2 के बराबर ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? नीचे आपका लैम्डा का ग्राफ है और ये आपका इंटेंसिटी का ग्राफ रहता था। बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ आपका आ रखा था एग्जामिनेशन में। और ये बात भी बिल्कुल करेक्ट ही बात है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इनमें से पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं? 0 भाई। एक भी स्टेटमेंट में इसमें इनकरेक्ट नहीं बोला जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट ही हैं, ठीक है? ये कोई एमसीक्यू का सवाल नहीं है, ये एक एनईटी टाइप है। कैसा है? एक वैल्यू रखने वाला सवाल है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक बात, न्यूमेरिकल असेसमेंट टाइप। आइए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने बेटा। कहता है द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ आपके सामने दे रखी है। आपको 1 मोल फोटोन की क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी की वैल्यू होती है n इंटू एच सी बाई लैम्डा। कितनी? n इंटू एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी इज इक्वल्स टू एन ए, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा के बराबर। बिल्कुल सही बात है। n की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, इंटू h की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और c की वैल्यू आप लिखेंगे कितनी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के बराबर। और लैम्डा की वैल्यू आप लिखेंगे कितनी? विल बी इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर, दैट इज 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के बराबर। तो ये आपके सामने कुछ फाइनल आंसर आ रहा है। देखिए 3 से 3 तो चला ही गया, कोई बड़ी बात नहीं। आपके सामने जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से हैं। ये हो जाएगा 23 माइनस 34 प्लस 8, और ये एक्चुअली माइनस कितना हो जाएगा? 7 के बराबर, माइनस 7। और ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6.6 इंटू 6 के बराबर, दैट इज विल बी इक्वल्स टू 36 का कैरी 3, हो जाएगा 36, 39.6 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा बेटा आपका 3.96 इंटू 10 टू द पावर, एक +1 भी उसमें कर दीजिए ऐड। तो ये हो जाएगा आपके पास 124 माइनस 10 माइनस 11 और माइनस 9 के बराबर, यानी कि सही किया मैंने? अच्छा, एक तो पहली बात ये आपके पास आ जाएगा -9 और ये हो जाएगा 2, ये +7 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 15 और 23, 15 23 का 38, 38 माइनस 34 इज हाउ मच? इट इज इक्वल्स टू कितना? 3 के बराबर, 3 के बराबर। तो ये हो जाएगा 4, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, दैट इज 39। काहे गलती हो रही है? सब कुछ तो ठीक है। 23 माइनस 28 ये बिल्कुल ठीक है। 7 15, 15 और 23 38 और 4, हाँ भाई मेरी गलती है, बिल्कुल नहीं मेरी गलती है। हो जाएगा 3.96 इंटू 10 टू द पावर 5 के बराबर। ये आंसर आपका बेटा जूल में आ रहा है। अगर इसको किलो जूल में लिखना है तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 396 किलो जूल के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 396 किलो जूल। और एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है लगभग लगभग, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो फटाफट से सॉल्व कीजिएगा इसको, इतना समय मत लगाइएगा जितना मैंने लगाया है
खैर आप एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक बात। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, दूसरा रीजन है, पहला असर्शन है इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस as soon as the beam of light of frequency greater than threshold frequency strike the surface। बिल्कुल सही बात है, that is no lag। किसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला ही पोस्टुलेट है कि देयर इज नो लैग, कोई लैग नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है when the photon of any energy strikes an electron in the atom, transfer of energy from the photon to the electron takes place। any energy नहीं भाई, minimum energy, any energy नहीं, इट इज मिनिमम एनर्जी। ये स्टेटमेंट गलत है, आप समझ जाएंगे, मैं क्रॉस लगा देता हूं, ये स्टेटमेंट गलत है, एनी एनर्जी नहीं मिनिमम एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट ये गलत है। तो असर्शन बेटा आपका बिल्कुल सही है और रीजन आपका गलत है, दैट इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए नेक्स्ट। कहता है वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन, वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट फॉर फ्यू मेटल्स आर गिवन। मिलो ये आपके सामने मेटल्स है, कह रहे थे नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन वेल लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट। हाँ जी, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी की वैल्यू। देखिए एनर्जी किसके बराबर होती है, अगर लैम्डा के टर्म्स में निकालनी है और आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये होता है बेटा आपके पास, आप ये सब वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख सकते हैं। अगर आपको ईवी में निकालनी है, किसमें ये एनर्जी आपको ईवी में निकालनी है, तो ये होता है 12400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा आपका किसमें, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ ये है ना 400 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 12400, और इस 400 नैनोमीटर को मैं क्या लिख दूं, मैं इसको 4000 एंगस्ट्रॉम लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, 4000 एंगस्ट्रॉम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा आपके पास कितना, ये आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दैट इज मिनिमम लैम्डा नॉट जो मुझे चाहिए, मिनिमम जो एनर्जी मुझे चाहिए वो कितनी है, वो है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब जिसकी एनर्जी कह रहा है वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन फॉर न्यू मेटल्स आर गिवन द नंबर ऑफ, यानी कि जिसकी एनर्जी इससे कम है वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, जिसकी एनर्जी इससे कम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, और जिसकी इससे ज्यादा है वो दिखा देंगे। द नंबर ऑफ मेटल विच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये तो नहीं दिखा पाएगा, ये भी नहीं दिखा पाएगा, ये भी नहीं दिखा पाएगा, ये दिखा देगा, ये भी दिखा देगा, ये भी दिखा देगा। दैट इज कितने दिखा पाएंगे, मात्र 3 ही दिखा पाएंगे। ओनली 3 विल शो दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या, ओनली 3 विल शो दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे यस और नो, बढ़िया सवाल था, नाइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप इजिली कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। कौन सा ग्राफ नहीं दिखाता है, पहला कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, वो कह रहा है कि देखिए वैसे तो ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी पे इजेक्ट करेंगे उसके बाद ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पहले एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इजेक्ट होंगे, उसके बाद वो डिपेंड नहीं करेंगे, उसके बाद वो डिपेंड नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सही बात है। फिर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कुछ रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में बेटा रिलेशनशिप तो है, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपका h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर है, दैट इज मिनिमम तो होनी ही चाहिए। जो करेक्ट ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आता है, वो कुछ इस तरीके से आता है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसको सीख कर लीजिएगा। और जो आपका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा वही आपका एनर्जी का ग्राफ होगा, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है। तो एक ही इनकरेक्ट ग्राफ मुझे लग रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 वाला। काफी शानदार सवाल पूछा गया था, गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना होगा ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम generates a photoelectron of velocity this much from it। हाँ जी, तो ये है आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी, क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है आपको। क्या निकालना है, वर्क फंक्शन, यानी कि फाई नॉट की वैल्यू निकालनी है। ये क्या होता है, फाई नॉट मतलब एच न्यू नॉट के बराबर होता है, एच न्यू नॉट। तो आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए फाई नॉट की जो वैल्यू है अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहूँ तो ये होती है आपकी फाई नॉट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ई टोटल एनर्जी माइनस
काइनेटिक एनर्जी, यही तो होगा आपका, यही तो होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास वेलोसिटी है, इफ द व्हाट इज द वर्क द वेवलेंथ ऑफ लाइट जनरेट्स अ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी, दोनों ही चीजें निकालनी पड़ेगी। निकाल तो खैर सकते हैं, मुझे बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। आइए ईटी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12400 अपॉन लैम्डा, और ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है, तो सेम ही है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3.1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर, कितना, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। तो देखिए हाफ की वैल्यू तो हाफ ही हुई, और मास की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 9.1 इंटू 10⁻³ kg के बराबर। और जो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी, इट विल, देखिए वेलोसिटी है 6 इंटू 10⁻⁵ उसका स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻10। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रहे, माइनस नहीं प्लस, एक बार बिल्कुल ध्यान रहे कि ये आंसर आपका जूल में आ रहा है, तो उसको आपको किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ। अगर आप इस टोटल वैल्यू को देखेंगे, इसका पॉइंट हटाइए, ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁻2 के। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, मैंने पहले कर ली थी, ये होता है 102 इंटू 10⁻², ये ईवी के बराबर, एंड इट इज इक्वल टू 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, कितना, इज इक्वल टू 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। तो आइए फाई नॉट की वैल्यू निकाल लें बेटा, ये टोटल एनर्जी कितनी है, 3.1 ईवी और माइनस लगभग 1 ईवी के बराबर ही, कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है, हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं, कह रहा है इफ p is the momentum of fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having energy lambda, then for 1.5 p momentum of photoelectron the wavelength of the light should be। देखिए वो कह रहा है कि जो आपकी एनर्जी, और देखिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट। उसने कहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी एक्चुअली आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी कि जो आपका hc/λ है यही आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। रिलेशनशिप उसको लैम्डा और किसके, मोमेंटम में चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या कुछ मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है, याद है, याद है। तो इसका मतलब था ये 2 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता था, ये आपका m इंटू वी स्क्वायर के बराबर होता था। यहाँ पे हम m से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ से भी m से मल्टीप्लाई करते थे, तो 2m काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, ये आपका p स्क्वायर इंटू, मतलब p स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर के बराबर होता था। ये फॉर्मूला शायद आपको याद आया होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं p²/2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं आप, इसके लिए लिख सकते हैं p²/2m की जगह। तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट ही है। अगर मैं कहूं, अगर मैं λ1/λ2 का रिलेशनशिप निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p2² के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। λ1 की वैल्यू बेटा लैम्डा ही है, और p2 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 3/2 इंटू पी स्क्वायर के बराबर है, और नीचे आपका ये हो जाएगा p², इसका हो जाएगा λ2। तो देखिए λ2 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा p² से p² कैंसिल, ये उधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4/3 के बराबर लैम्डा, दैट इज λ2 विल बी इक्वल्स टू 4/3 4/3 कैसे हो गया, 4/9 लैम्डा के बराबर, 3² का 9 होता ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/9 लैम्डा के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज 6, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ इज। अब देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू r0 इंटू n² के बराबर कुछ फॉर्मूला होता है। देखिए उसने पूछा है रेडियस आपकी सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस की है, लिथियम 2+ की सेकंड ऑर्बिट, तो क्या लिखेंगे, r0 की जगह r0 n, सेकंड की जगह क्या लिख जाएंगे 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और z की जगह क्या लिखेंगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये हो जाएगा कितना 3 के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है यार, r0 इंटू 4/3, ये बोल रहा है कि किसके बराबर है, ये आपका है x के बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू आपके x के बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ इज, अब वो बोल रहा है कि बताइए r3 बेरिलियम 3+ के लिए बता दो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका r0 इंटू n²/z, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी z की वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये हो जाएगी 4 के बराबर,
ठीक बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, कैसे कैसे लिखूं मैं इसको? हाँ तो एक काम करते हैं, आर नॉट की जगह लिखूं 3/4x, आर नॉट की जगह लिख दूं 3/4x, और ये हो जाएगा आपका 9/4 के बराबर। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 27/16x के बराबर, इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 27/16x, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 में है 27/16x के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बिल्कुल ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस यस यस। आइए नेक्स्ट कहता है, इट इज ऑब्जर्व्ड that characteristic X-ray spectra of element shown regularly what frequency of power n, that is v raised to the power n X-ray x में is plotted against atomic number z value of n। ठीक है, ये सवाल हम पहला ही दूसरा सवाल हमने ये किया था, हमने जाना था कि रूट v, यानी कि ये जो बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वेलोसिटी मत समझिएगा, कि हम z वर्सेस क्या रूट v रूट न्यू का ग्राफ बनाते थे, z वर्सेस रूट न्यू का ग्राफ बनाते थे। तो देखिए ये v न्यू की पावर n है, ये z है, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ। ये कोई सवाल है? रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ, खत्म सवाल, दैट्स इट, इजी, खत्म। नेक्स्ट देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a नॉट, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट इज, कह रहा है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कह रहा है कि देखिए r इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा है कि देखिए r की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। आज से आप इसे, उसने कहा कि आज से आप इसे आर नहीं, आज से आप इसे ए नॉट कहेंगे। हमने बोला ठीक है, कह लेंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। तो आज से इसका नाम क्या है, ए नॉट है। तो कह रहा है देन द डी ब्रॉगली वेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल, हम कहेंगे जो आपका 2πr होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका n लैम्डा के बराबर होता है। देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 2πr इंटू एन के बराबर। अगर ये थर्ड ऑर्बिट है तो r भी थर्ड का ही चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2π r के क्या लिखूं, r इंटू एन स्क्वायर बाई जेड के बराबर, और ये हो जाएगा n के बराबर ही, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए r इंटू एन स्क्वायर बाई जेड की जैसे वैसे आप ए नॉट लिख सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा इस चीज को बोला गया इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि आर नॉट को ही यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू दी गई है, तो आर नॉट की जगह आप ए नॉट तो इजीली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2π इंटू आर नॉट की जगह आपने क्या लिखा, ए नॉट, और इंटू एन अपॉन जेड। तो थर्ड ऑर्बिट आपके पास दी है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 6π ए नॉट के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 6π ए नॉट के बराबर ही मेरा आंसर आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 6π ए नॉट ओनली, दैट इज 6π ए नॉट के बराबर मेरा आंसर आ जाएगा। देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 6π ए नॉट के बराबर। अरे बात समझ में आती है, कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन तो ये नहीं था। इस टाइप का सवाल एक बार नीट में भी आ रखा है, इस टाइप का सवाल एक बार नीट में भी आ रखा है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन, दो स्टेटमेंट आपके पास। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में कहता है कि जो आपका एमवीआर होता है, एमवीआर एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आपका एनएच अपॉन 2π के बराबर। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट वायलेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप पोजीशन और वेलोसिटी, यानी कि पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ नहीं बता सकते हैं, और ये तो दोनों ही बताता है कि फिक्स्ड है, दोनों ही मिल जाएगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बिल्कुल सही बात। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है आपके पास, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस -2 पॉइंट, जो भी है फॉर्मूला ये तो हमको पता ही होता है वैसे भी। कह रहा है वेवलेंथ ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल n1 इक्वल्स टू 1 to n2 इक्वल्स टू 2 विल बी। कितनी एनर्जी ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, मीटर में निकालनी है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि देखिए सर E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा से भी आप निकाल सकते हैं। क्या आप E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा निकाल सकते हैं, यहाँ पे E की वैल्यू डेल्टा E हो जाएगी, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेल्टा E की वैल्यू आपके पास है ही, और आप क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। या फिर मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बोलिए कि 1 बाई लैम्डा किसके बराबर होता है, ये होता है आपका आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है, दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल भी अलग नहीं है, दे आर क्वाइट सिमिलर फॉर्मूलाज, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूलाज हैं ये, बिल्कुल ठीक बात। मुझे मीटर में आंसर पूछना है, देखिए इसके निकालने से कितनी हेल्प हो जाती है,
ये 1/λ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एच हो जाएगा आपके पास 1.01 1 पॉइंट या फिर इसको 1.07 या फिर 1.1 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि आंसर मीटर में चाहिए तो मैं लिख दूंगा कितना 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। 1/n1 की वैल्यू कितनी बेटा, 1/n1 की वैल्यू 1 ही है और ये हो जाएगा 1/4 के बराबर, यानी कि आ जाएगा 3/4 के बराबर। और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/3 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास अगेन ये 3.34 डिवाइडेड बाय 3.3 के बराबर है। तो पहला ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको क्या गिवन है उसका यूज करना ही करना है, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी उसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक बात है, चलो ठीक बात है। तो आइए नेक्स्ट सवाल। अच्छा मैंने मार्क कर दिया क्या आंसर 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात। अब बेटा नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, कौन सी पॉसिबल स्टेट की हाइड्रोजन की एनर्जी है। देखिए वो एनर्जी कभी पॉजिटिव तो होती ही नहीं है, पॉजिटिव तो वो होती ही नहीं है, पॉजिटिव तो वो होती ही नहीं है। तो कौन सी पॉसिबल होती है, हमें पता ही है वैसे ये पॉसिबल होती है, तो मैं लिख देता हूं कि देखिए एनर्जी इज इक्वल्स टू, आप एक्चुअली में अगर सपोज हाइड्रोजन की जगह कुछ और आ जाता तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे देखिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी कि सीधा का सीधा मैं एन स्क्वायर के बराबर लिख दूं। ठीक बात है। अब आप दोनों वैल्यू को पुट करते, आप दोनों वैल्यू को पुट करते, जब मैं पहले इस वाली वैल्यू को पुट करता हूँ, एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन -3.4, यानी कि इसको अगर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स चला जाएगा और आप फिर बोलेंगे n की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर है। तो यानी कि ये क्या है, ये एक क्वांटाइज्ड लेवल है, क्या है, एक क्वांटाइज्ड लेवल है। लेकिन अगर आप इसमें किसकी वैल्यू रखते हैं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैसे करते हैं। अगर आप इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आता, देखिए आपकी जो एन स्क्वायर की वैल्यू आती है ये आती है आपकी -13.6 अपॉन -6.8, दैट इज 2 के बराबर, और n की वैल्यू कितनी आ जाती, √2 के बराबर। तो ये क्वांटाइज नहीं है, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। वैसे तो हमें ये रिलेशनशिप याद ही होता डायरेक्ट कौन कौन से एनर्जी लेवल होते हैं हाइड्रोजन के, बट अगर कुछ किसी फॉरेन कंपाउंड के लिए आ जाए, यानी कि आपको नहीं पता किससे निकालना है, तो तरीका आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो एक ही आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो गलत हो जाए। ठीक बात है, कर लेंगे बेटा। तो आइए अगर ये भी हो जाएगा तो आइए नेक्स्ट सवाल है आपके पास, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV के बराबर है, कह रहे द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इन इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की पहले बात करें कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। देखिए ये होती है आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अगर हीलियम है या फिर कुछ भी आपके पास है, डेफिनेशन तो सेम ही है। ये आपके पास है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये एनर्जी होती है आपके पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2 और n3 की वैल्यू कितनी होती है 3 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV, द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस विल बी। तो एनर्जी जो निकालनी है आपको वो कैसे निकालनी है, ये निकालनी है आपको पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में है तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम है आपके पास, हीलियम, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर, ये है 1/n1, ये है आपके पास 1 की वैल्यू, और ये हो जाएगा कितना 1/4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9 के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ रहा है, क्या आएगा -13.6। अच्छा, क्योंकि ये आपके पास एक एक्साइटेड एनर्जी का, द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अरे हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी थी, हमें ये सब नहीं निकालना है भाई, हमें निकालना है सिर्फ द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इन ईवी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, हमें डिफरेंस नहीं निकालना है, हमें डिफरेंस नहीं निकालना है, यानी कि हमें एक्साइटेशन एनर्जी नहीं निकालनी है, क्योंकि मैं वही सोचूं कि ये नेगेटिव में ये नेगेटिव में कैसे आ रही है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज -13.6। हाइड्रोजन हीलियम की वैल्यू हो गई कितनी, हाइड्रोजन हीलियम ये हो जाएगा आपका 4 के बराबर, और एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड है तो यही हो जाएगा 4 के बराबर। तो आंसर तो आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो 4 कैसे हो गया, ये है आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट।
ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 के बराबर, विल बी इक्वल टू 9, दैट इज -13.6 इंटू, ऐसे कर देते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका -1 × 46 यानी कि -1.4 इंटू 4, अप्रॉक्सीमेटली -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मेरी तरह अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। क्या एक ही क्वेश्चन में था। एनीवे आगे देखिए, अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोअर इन। काफी शानदार सवाल। देखिए मेरी बात समझिए कि 2s, अगर मैं एक ऑर्बिटल की बात करूं, 2s ऑर्बिटल की बात करूं, तो अगर 2s आपके पास ऊपर है, अगर 2s आपको ऊपर की साइड दे रखा है, ऊपर की साइड का क्या मतलब बोलना चाह रहा हूं मैं, ये देखिए कि मान लीजिए ये आपको 2s दिया है, ये आपके पास किसी छोटे एटम का 2s होता है, ये किसी छोटे एटम का 2s है। अगर आप जैसे थोड़ा बड़ा जाएंगे तो ये 2s की वैल्यू क्या करती रहती है, ये 2s की वैल्यू छोटी होती रहती है, ये 2s की वैल्यू और ये एनर्जी में लेवल में छोटा होता रहता है। यानी कि आप इसे करेंगे, ये कुछ और आएगा तो इसकी एनर्जी और कम होती रहती है, इसकी एनर्जी और कम होती रहती है। यानी कि मान लीजिए पहले ये आपका 2s था, तो याद रखना अब ये आपका 2s है जिसका साइज छोटा होता जा रहा है, ये अब आपका ये 2s है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि अब अगर आपकी z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती रहती है, z इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीजेस, देन एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि एग्जाम्पल क्या लिया आपने 2s, तो 2s ऑर्बिटल डिक्रीज होती है, क्या होती है वो, डिक्रीज होती रहती है। तो किसमें है सबसे अच्छी, सबसे कम 2s की वैल्यू आप देखेंगे बेटा, सबसे ज्यादा किस, इसमें तो 2s है ही नहीं, हाइड्रोजन को छोड़िए। सोडियम की बात करूं, सबसे पहले तो लिथियम है, लिथियम के पास है आपके पास 2s1 है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोटेशियम की, तो ये भी आपके पास 2s1 तो होगा ही होगा, और आगे जाके ये 3s1 होगा, ठीक है। और आपके पास बात करूं बीच में सोडियम, अच्छा ये सोडियम की ही बात कर रहे थे, पोटेशियम की नहीं, सोडियम की ही बात कर रहे थे। अगर बात करूं पोटेशियम की, तो देखिए ये 2s1 भी होगा, फिर ये 3s1 भी होगा, फिर ये आपका 4s1 भी होगा। तो z इफेक्टिव आपका इंक्रीज होता रह रहा है, तो 2s का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम विल बी द करेक्ट आंसर। पोटेशियम का जो 2s होगा वो लोएस्ट एनर्जी का होता है, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। कह रहा है द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट इन Li2+ इज। ये काफी सिंपल फॉर्मूला है इसका, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो आपकी Rn की वैल्यू होती है, ये होती है R0 इंटू n² के बराबर ये वैल्यू होती है। अब उसने कुछ कहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट इज, यानी कि बोहर रेडियस को वो R0 की जगह क्या कह रहा है, सिर्फ ए नॉट कह रहा है, तो Rn की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए नॉट। और किसके लिए पूछा है उसने, लिथियम, किसके लिए, लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा सेकंड, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, दैट इज Rn की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास कितनी, ए नॉट इंटू 4/3 के बराबर, कितना, विल बी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 4/3 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बोलो भाई यस और नो, अरे हो जाएगा। चलिए अगला, तो ये नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखिए ये काफी एक डिफिकल्ट सवाल है, आ सकता है काफी, हर इसका जो पॉइंट है हर एक अपने आप में सवाल बन सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो आपकी z² इंटू n² के प्रोपोर्शन होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, z² के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, z² के। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने ये क्वेश्चन करवाया ना, क्या क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। देखिए
वेलोसिटी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। कितना होता है? एन स्क्वायर बाय जेड के बराबर होता है। तो सॉरी एन स्क्वायर बाय जेड नहीं, ये आपका जेड अपॉन एन के बराबर होता है। तो वेलोसिटी इनटू एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ओनली। किसके बराबर हो जाएगा? इस जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये लिखा है बेटा आपका जेड स्क्वायर, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो चुका है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब। ओहो, देखो फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद नहीं है, आप टाइम पीरियड बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एन स्क्वायर एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के बराबर। कितना? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के बराबर ये होता है। फिर ये टाइम पीरियड वन अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के बराबर। इज इक्वल्स टू हाउ मच? इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4। काफी इंटरेस्टिंग। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो है बेटा आपके पास, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये होता है आपका के जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। सही बात है, ये होता है आपका के जेड स्क्वायर अपॉन के जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। तो ये देखना कितना हो जाएगा? के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, आर की जगह लिखेंगे आर नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, दैट इज एन की पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर। ऐसा कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? ये आ रहा है बेटा आपका जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4 के। कितना आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो शायद दो ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रहे हैं। कौन सा? ए एंड डी ओनली आर करेक्ट। व्हाट? ए एंड डी ओनली आर करेक्ट। सिर्फ ए और डी ही सही स्टेटमेंट है, बाकी कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अच्छा सवाल। आइए नेक्स्ट कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला है आपके पास, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सही बात है, नहीं एक्सप्लेन कर पाता है वो। नेक्स्ट आपके पास, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, ये बात भी सही, दोनों ही चाहिए, तो आसान सवाल है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ठीक बात। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ इज r4, देन r4 और r3 का रिलेशनशिप इन्हें जानना है। तो देखिए, R4 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी R नॉट इंटू N1 R4 का स्क्वायर बाय Z, और R3 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी R नॉट इंटू N3 का स्क्वायर का Z। सब कुछ कट जाएगा, R4 की वैल्यू आ जाएगी R3 इंटू N4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? ये जाएगा 16, और N3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 16/9 इंटू R3। R4 विल बी इक्वल्स टू 16/9 इंटू R3 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, सही बात है। तो आइए बेटा, नेक्स्ट सवाल कहता है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ H प्लस इज हाउ मच। देखिए, उसने कहा है कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज की बात हो रही है, दो अलग अलग सीरीज की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कुछ ऐसा लिखा गया है। तो आइए बात करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले उसने कहा द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अ लाइमन सीरीज इज लैम्डा। देखिए, तो ये वाली सीरीज आपकी लाइमन सीरीज है, ये जो बेस वाली सीरीज है ये आपकी लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज, इसमें n1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। कितनी? n1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। इसकी अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है, मैं लिख दूं यहाँ पे, लाइमन के लिए अगर आपको शॉर्टेस्ट लैम्डा चाहिए तो आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होगी, मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होती है? इनफाइनाइट पे होती है। तो n2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? इनफाइनाइट के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। क्यों? अब वो कह रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। अब वो बोल रहा है, देखिए ये तो मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा, ये मैं हीलियम प्लस के लिए लिख देता हूँ। लाइमन बार्मर, अब बात कर रहा है बार्मर की। किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है बार्मर की। पहली बात, बार्मर के लिए n की वैल्यू तो पहले ही 2 के बराबर हो चुकी है। कितनी? n की वैल्यू 2 के बराबर हो चुकी है बार्मर के लिए। फिर वो कहता है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी शॉर्टेस्ट हुई, तो ये रही शॉर्टेस्ट एनर्जी। और इसके लिए n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे थे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना होगा? पहले इसका लैम्डा निकाल के देखते हैं कि कितना आएगा। आइए निकालते हैं। मैं कहूंगा, देखिए यहाँ पे जो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू है, ये है आपकी RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के बराबर। सिंपल सा है। यानी कि 1 बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी RH इंटू जेड, यानी कि ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन के बराबर। और 1/n1 कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 0, तो ये 1 ही रहेगा।
यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है आपकी 1/RH के बराबर, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, 1/RH के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो आप सीधा यहाँ पे जंप करेंगे। आप कहाँ पे, आप सीधा यहाँ पे जंप करेंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो 1/लैम्डा डैश की वैल्यू है ये आपकी RH इंटू जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर क्योंकि अब यहाँ पे हीलियम है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हीलियम दैट इज 4 के बराबर। 1/N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 कितना, ये हो जाएगा 9 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात। यानी कि 1/लैम्डा डैश की जो वैल्यू है ये है आपकी RH इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 इज 5/36 के बराबर, अपॉन 36 के बराबर। और RH की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे RH की जगह 1/लैम्डा। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, ये आ जाएगी आपकी, ये अच्छा ये 9 टाइम्स कट भी जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9/5 इंटू लैम्डा के बराबर। कितना आ जाएगा ये, 9/5 इंटू लैम्डा के बराबर। कौन सा ऑप्शन है 9/5 लैम्डा, पहला ही ऑप्शन देखिए, 9/5 लैम्डा विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे बात समझ में आती है, हो जाएगा इस टाइप का सवाल, बिल्कुल होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए था। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। आइए आपका नेक्स्ट सवाल है, विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बार्मर टाइप ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2। देखिए इस सवाल को अगर आपको करना है तो सवाल तो देखिए बहुत आसान है। देखो आपको जो ट्रांजिशन निकालना है, देखो आपको दो तरीके से करवाऊंगा। पहला सा सवाल है कि जो आपको गिवन है वो गिवन क्या है कि आपके पास बार्मर का ट्रांजिशन है कहां से, 4 से लेके 2 तक। कहां से लेके, 4 से लेके 2 तक। तो कैसा स्पेक्ट्रा है, ये एक एमिशन स्पेक्ट्रा है। कैसा स्पेक्ट्रा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एमिशन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। ये हायर से लोअर वेवलेंथ तक जा रहा है। आप इसमें डायरेक्टली 1/लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी, R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। फिर एक 1/लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, R की जगह R रखेंगे, जेड स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि हीलियम के लिए बोला गया है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बेटा आपका 1/N1। यानी कि इसकी पहली, इसकी फाइनल ट्रांजिशन कितनी है 2, तो आप n1 को क्या मानेंगे 4 होगा, इसका n1 कितना हो जाएगा 4 के बराबर। अब देखिए ये आंसर, आप बोलेंगे सर आंसर वेवलेंथ क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, हम लोग नहीं, वेवलेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आपको n1 और n2 इस तरीके से लेने पड़ते हैं, यानी कि आप मतलब आपको इसका मैग्नीट्यूड ही वैसे लेना पड़ता है फाइनली। लेकिन मैं अगर नेगेटिव में आएगा तो लास्ट में उसे पॉजिटिव में कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने के लिए किया जा रहा है। क्यों, देखिए अगर ये n1 है तो n1 की वैल्यू मानी कितनी हो जाएगी 4 के बराबर, 4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर के बराबर, दैट इज 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू 4। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका नीचे 16, ये हो जाएगा 4, तो इट विल बी 4 से मल्टीप्लाई किया तो -3/16 के बराबर, -3/16 के बराबर। और ये आ जाएगा आपका -3RH/16 के बराबर। अब आप इसको वैसे अगर वेवलेंथ निकालना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा, इस नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। लेकिन बात समझिए, मैं आपसे यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है। अब अगर आप सबका एक एक करके निकालेंगे तो जिसका आंसर मैच करेगा वो आपका आंसर है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़नी चाहिए, देखिए क्योंकि अगर आप इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे बहुत अच्छे से तो ये एक एमिशन टाइप का स्पेक्ट्रम है। तो भाई एमिशन टाइप का जो स्पेक्ट्रम है वो आपका एमिशन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम से ही मैच करना चाहिए। यानी कि पहले आप देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन वाला स्पेक्ट्रम है, ये 3 से 4 जा रहा है तो ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये 1 से 2 जा रहा है तो ये भी एब्जॉर्प्शन है, लेकिन ये 2 से 1 आ रहा है तो एक ही आंसर हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी का ही आंसर बिल्कुल सिमिलर तरीके से नेगेटिव आएगा। अरे बोलो भाई क्या बात समझ में आती है। इसीलिए तो अगर आप देखेंगे 1 और 2 और 2 और 1 का आंसर तो सेम आना चाहिए, बस फर्क क्या होगा, एक नेगेटिव साइन का। नेगेटिव साइन का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और ये एक एमिशन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में आती है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, जेई में पूछा गया है, अगर नीट में पूछा जाता है तो सवाल को महज आपको 10 या 15 सेकंड में सॉल्व करना होता है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बात, आइए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है for hydrogen like species which of the following graph provides an appropriate representation of E versus Z for plot for a constant n। आपके पास क्या है, constant n यानी कि शेल नंबर आपके पास constant है। पहले एक बार रिलेशनशिप देखते हैं, क्या रिलेशनशिप है भाई। E का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के बराबर। अब उसने कहा कि n वैल्यू कांस्टेंट है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नेगेटिव में ही होगा वैसे तो, और जेड स्क्वायर के बराबर। यानी कि जैसे जैसे आप E की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप E की वैल्यू बढ़ाएंगे Z आपका स्क्वायर में बढ़ेगा और नेगेटिव रिलेशनशिप ये होने वाला है। तो पहले वाला तो बेटा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसको नहीं, और ये भी आपका नहीं हो सकता। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि देखिए अगर आप Z की वैल्यू 1 रखते हैं
अगर आप z की वैल्यू 1 रखते हैं तो एनर्जी आपकी -1 है। अगर आप z की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये -2 होनी चाहिए, z की वैल्यू 3 तो ये और कम होनी चाहिए। तो ये तो लीनियर है, लीनियर तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ये देखिए आपने z की वैल्यू 1 रखी, एनर्जी इतनी रही, z की वैल्यू आपने 2 रखी, एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई, z की वैल्यू 3 रखी, एनर्जी आपकी और ज्यादा इंक्रीज हुई। यानी कि कैसा रिलेशनशिप है, स्क्वायर में है, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, नेगेटिव रिलेशनशिप, वो भी स्क्वायर। ठीक बात है। फॉर इमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम Ni की वैल्यू 8 से लेके n तक जा रहा है, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर न्यू बार एंड 1/n² विल बी, कितना होगा? तो देखिए आप सीधा सीधा बेटा यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यू बार की वैल्यू कितनी, RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² तक रहती है। अब देखिए क्योंकि एमिशन की बात है, आप जानते हैं वेव नंबर है, नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो आपको n1 और n2 उस हिसाब से वैल्यू लेनी होगी। सही बात है। n1 हमेशा एक लोअर नंबर रहता है और n2 हमेशा एक हायर नंबर रहता है, तभी ये पॉजिटिव आ सकता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा RH, और क्योंकि ये एक हाइड्रोजन एटम है तो ये तो 1² ही हो जाएगा। तो मैंने कहा कि n1 क्या है, एक छोटा नंबर रहता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, ये जाएगा n² के बराबर, एंड इट विल बी इक्वल्स टू -1/8², यानी कि कितना, 64 के बराबर ये आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए न्यू बार की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी RH/n² माइनस RH/64 के, ये है आपकी न्यू बार की वैल्यू, ये है आपकी न्यू बार की वैल्यू। तो वो है कि अगर आपके पास मैं एक ग्राफ बनाता हूं न्यू बार और 1/n² के बीच में, तो अगर आप ग्राफ बनाइए तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -RH/64 प्लस RH/n² के बराबर लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसे y = mx+c से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है c की वैल्यू ये कितनी है, ये है -RH/64 है, ये क्या है, दिस इज योर इंटरसेप्ट, दिस इज योर इंटरसेप्ट। और जो आपकी स्लोप की वैल्यू है वो स्लोप कैसा है, स्लोप है आपका +RH के बराबर, इट इज इक्वल्स टू +RH के बराबर। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बेटा आपके सामने कह रहा है कि लीनियर विद स्लोप -RH। देखिए लीनियर तो है लेकिन स्लोप -RH नहीं है, नहीं, बात गलत बात है, ये बात गलत हो गई, गलत गलत। लीनियर विद इंटरसेप्ट -RH नहीं, इंटरसेप्ट कितना है, -RH/64 के बराबर है, नो, नॉन लीनियर भी नहीं है, इट इज लीनियर विद स्लोप RH। हाँ जी बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज लीनियर विद स्लोप RH, इट इज लीनियर विद स्लोप RH के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था। इस टाइप का सवाल मैं भी, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं भी इस टाइप का सवाल पहली बार ही देख रहा हूँ। खैर आना चाहिए, आपको ऐसा सवाल आना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ पे ही हो सकता है, आपको ध्यान क्या रखना चाहिए था कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वैल्यू को आप अगर उस हिसाब से रखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9, लगभग 9 के बराबर है। द स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज आर, कौन कौन से स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज है, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज। देखिए लैम्डा अगर आपको मिनिमम चाहिए होता है, लैम्डा अगर आपको मिनिमम चाहिए होता है तो लैम्डा मिनिमम यानी कि आपके पास क्या है, एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है। तो देखिए इसकी जो n1 की वैल्यू होती है वो तो n के बराबर ही है, जो भी सीरीज की बात हो रही है, और इस समय n2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर उसने लैम्डा मिनिमम पूछा है तो देखिए यहाँ पे जो 1/λ की वैल्यू होती है ना, ये होता है बेटा आपका RH। अब चाहे आप लैम्डा मिनिमम बोलो या फिर एनर्जी मैक्सिमम बोलो, एक ही बात है। तो लैम्डा जो मिनिमम होगा तो देखिए कैसा रेशियो आएगा, एक बार मैं करके देखता हूँ कि दो सीरीज का अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 1/λ मिनिमम ऑफ फर्स्ट सीरीज कितना आएगा, या जाएगा RH, क्योंकि सेम ही है, सेम ही है, तो सिर्फ 1/n² की वैल्यू देखी जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। सही बात है। तो ये तो 1/n2 इन्फिनिटी के बराबर हो चुका है, तो सिर्फ कितना आ गया, 1/n1² के बराबर। और इसको डिवाइड करेंगे लैम्डा मिनिमम 2 से तो कितना आ जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली देखिए आपको अगर फर्स्ट सीरीज लैम्डा मिनिमम ऑफ फर्स्ट सीरीज चाहिए, हाँ, तो मैं कहूंगा देखिए लैम्डा मिनिमम अगर आपको फर्स्ट सीरीज अपॉन लैम्डा मिनिमम ऑफ सेकंड सीरीज आपको चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है बेटा आपका n1² अपॉन n2² के बराबर। तो आपने यहां से भी डायरेक्टली कर सकते थे कि लैम्डा मिनिमम अगर आपको फर्स्ट सीरीज अपॉन लैम्डा मिनिमम ऑफ सेकंड सीरीज होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा n1² अपॉन n2² के बराबर।
बिल्कुल ठीक बात है। अब बस आपको यही देखना है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, आपको बस यही चेक करना होगा। आइए चेक करते हैं। पहले बारे में देखिए, पाशन और पी फंड यानी कि लाइमन बामर पाशन यानी कि N1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जगह है कहीं पे? आइए यहीं पे कर लेते हैं ना, छोटा छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखिए, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट और पी फंड यानी कि इसके लिए N1 की वैल्यू कितनी है? अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं। N1 की वैल्यू कितनी है? ये है आपकी 3, दैट इज 3 स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 9 अपॉन कितना? 9 डिवाइडेड बाय, सीधा लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय पी फंड है, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पी फंड, 5 का स्क्वायर इज 25। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 9/25। तो ये तो इनकरेक्ट है। आइए दूसरा देखते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इतना तो अब आप लोग प्रो हो चुके होंगे। लाइमन एंड पाशन यानी कि लाइमन, लाइमन का कितना हो जाएगा? 1 के बराबर, 1 के बराबर डिवाइडेड बाय पाशन, लाइमन बामर पाशन, 3 का स्क्वायर कितना होता है? यही होता है आपका 9 के बराबर, यही होता है आपका 9 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे बस एक चीज ये देखनी है कि ये अगर मैं लैम्डा मिनिमम को वहां लेके जाऊं, हाँ ठीक तो आ रहा है, स्क्वायर इनटू स्क्वायर, हाँ ठीक है। ब्रैकेट और पी फंड ये भी नहीं आ सकता, ब्रैकेट और पी फंड भी नहीं आ सकता। क्यों ब्रैकेट और पी फंड इसलिए नहीं आ सकता? लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और पी फंड तो मैंने लिख ही दिया था कितना? 25। तो ये भी नहीं हो सकता। बामर और ब्रैकेट, ये भी लाइमन बामर यानी कि हो जाएगा 4, और ब्रैकेट के लिए कितना लिखा है मैंने? ब्रैकेट के लिए लिखा है मैंने 16, यानी कि ये आ रहा है आपका 1/4। तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन है जो शायद मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, बट आंसर क्या आना चाहिए था? 9, 1/9 नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए आपसे बोला गया है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और टू स्पेक्ट्रल सीरीज। अब लाइमन एंड पाशन करो चाहे पाशन एंड लाइमन करो, एक ही बात है। हम उसने ऐसा तो नहीं बोला कि ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन रहेगा। अब चाहे आप इसे 25/9 लिखो, चाहे इसे आप 9/1 लिखो, इसे 25/16 लिखो, तो आपकी इच्छा है। हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं चाहिए था, तो 1/9 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। क्लोजेस्ट मतलब इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दैट इज आप उसे 9/1 भी करेंगे, अगर आप पाशन अपॉन लाइमन करेंगे तो 9/1 के बराबर भी हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। अरे क्या बात समझ में आती है? सिंपल था, बस थोड़ा सा एक बार आप बना लेते अपना ऑर्डर, हो जाता। The shortest wavelength of hydrogen atom in the Lyman series is λ1 and the shortest wavelength in the Balmer series of helium plus is। अरे ये सवाल हम कर चुके बेटा ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं सवाल, इसका आंसर भी मुझे याद है। अभी तो क्या था? क्वेश्चन नंबर 27 था क्या? नहीं 27 नहीं, 26 था क्या? हाँ 26 था, क्वेश्चन नंबर 26 एग्जैक्टली सेम, क्वेश्चन नंबर 26 एग्जैक्टली सेम। तो शायद रिपीट हो गया होगा। एनीवे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन नंबर 26, मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, उसकी तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम। बिल्कुल ठीक बात है। आइए, हाँ जी, कह रहा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन का हीट ट्रीटमेंट वो इन्वॉल्व करता है वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 900 नैनोमीटर के बराबर। कितनी होनी चाहिए वेवलेंथ? 900 नैनोमीटर के बराबर होनी चाहिए। कह रहा है व्हाट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। कौन सी वाली सुटेबल लाइन है? अच्छा देखिए, सबके सब इंफिनिटी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, सबके लिए इंफिनिटी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करूं, क्योंकि इंफिनिटी के लिए सारे के सारे आंसर लिखे गए, एक को छोड़ के, तो एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि इंफिनिटी में क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कहा गया है, तो मैं सबको इंफिनिटी से क्या कर दूंगा? इक्वेट कर दूंगा। क्यों? देखो मैं कहूंगा 1/λ किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए आपका आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। कंसिडरिंग मैं अभी तीसरे ऑप्शन को नहीं देख रहा हूं, ठीक है, मोस्ट राइट अप्रोच में आपके सामने यहाँ पे लेके चल रहा हूं। तो देखिए हम कहेंगे 1/λ, लैम्डा की वैल्यू देखो मैं वो लोग ऑलरेडी मेरे पास है, कितनी है? 900। ये बेटा आपके पास 900 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। ठीक है, देखिए आरएच की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कहीं ना कहीं 10⁻⁷ सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, जेड इसकी स्क्वायर पे तो वैल्यू वैल्यू होगी, और ये हो जाएगा आपका 1/n स्क्वायर के बराबर सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल ठीक बात है। एन स्क्वायर को यहाँ लेके आऊं तो कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरी 900 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। और n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 9 के बराबर, एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरी 9 के बराबर, और n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 के बराबर। तो बस मुझे ये देखना है कि n की वैल्यू 3 कहाँ पे है, कि इनफाइनाइट का एक आंसर, यानी कि इनफाइनाइट से कहां तक? 3 तक आना चाहिए, और लाइमन बामर पाशन, पाशन सीरीज में होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए एक बार, पाशन सीरीज में है और इनफाइनाइट से 3 है, तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और क्या पसंद आती है आपको ये वाली अप्रोच? ये वाली अप्रोच बिल्कुल एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको भी आनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ, अरे फिर से
बहुत ज्यादा हीट ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा ये सवाल दोबारा आया है क्या? ये भी हीट ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 30 कैसे आ गया? 33 के बाद 30 शायद कुछ हो गया होगा। चलिए इसे हटा देते हैं, क्रॉस मार देता हूँ, डिलीट ही कर देते हैं इसको। आइए नेक्स्ट कह रहा है a stream of electrons. Next question is a stream of electrons from a heated filament was passed between two charge plates kept at a potential difference of V ESU. ESU का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कुछ ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप। If E and M are charge and mass of the electron respectively, then the value of H by lambda is given by. काफी इंटरेस्टिंग। H by lambda ये तो हमें पता है ना वैसे कि H अपॉन लैम्डा का रिलेशनशिप मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस्टेब्लिश करवाया था। ये होता है आपका जो लैम्डा की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी H अपॉन अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर? लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर ये वैल्यू होती है। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही बिल्कुल सही बात है। और काइनेटिक एनर्जी आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी को हम कितना लिखते थे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कितना लिखा जाता है? काइनेटिक एनर्जी बेटा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, दैट इज इट इज इक्वल्स टू ईवी ओनली। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि लैम्डा जो है मेरा H अपॉन अंडर द रूट 2m ईवी के बराबर है, यानी कि 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। कोई ऑप्शन? देन द वैल्यू ऑफ H बाय लैम्डा। अच्छा उसने किसकी वैल्यू बोली है? H बाय लैम्डा की कितनी वैल्यू होगी? H बाय लैम्डा की कितनी वैल्यू हो जाएगी? H बाय लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 2m EV के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 2m EV अंडर द रूट 2m EV ओनली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, बढ़िया सवाल। आइए नेक्स्ट। कहते हैं द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज। कैसे ये वेरी करेगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, और किसका पूछा है? लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन mv के बराबर होता है, ठीक बात है, विद एसोसिएटेड फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी v। देखिए लैम्डा का रिलेशनशिप मैंने अभी भी निकाला, कितना? H अपॉन अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, अभी अभी हमें ये रिलेशनशिप आया था, आज मैं तीसरी बार ये रिलेशनशिप निकाल रहा हूँ। और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं बोलूं तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल नेचर ये कहता है ये आपका H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो लैम्डा लिख दे, ये होता है अपना H अपॉन अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी का दिख रहा हूं मैं H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर। अरे क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये बात करेक्ट है तो क्या किया जाए? तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लिख दूंगा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर, इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बात है। तो आइए नेक्स्ट सवाल। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट इज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट क्या होती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होती है आपकी 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा के बराबर, और लैम्डा की वैल्यू होती है 2 पाई r अपॉन n के बराबर, 2 पाई r अपॉन n के बराबर। लेकिन ध्यान रखना अगर थर्ड ऑर्बिट है तो r की वैल्यू r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड के बराबर भी होती है। अब उसने कह दिया है कि ऑफ द इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है, तो सिर्फ एन स्क्वायर पे वैल्यू डिपेंड करनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2 पाई और ए नॉट के टर्म्स में इसने दे रखी है। ए नॉट को मैं आर नॉट मानता हूँ कि आर नॉट ही बोला होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई और आर की जगह में लिख दिया आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड अपॉन एन के बराबर। ठीक है, तो कितनी दी है? फोर्थ ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर नॉट को उसने ए नॉट बोला है और जेड को हम मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन एटम का ही है। तो कितना आ गया आंसर? 8 पाई ए नॉट के बराबर, विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 8 पाई ए नॉट के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वैसे भी उसने बोहर ऑर्बिट कहा है तो ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही होता है वैसे भी, है ना? ठीक है, तो जेड की वैल्यू हम 1 ही मान के चल रहे हैं कि हाइड्रोजन के लिए ही होगा, नॉट श्योर। According to the wave particle duality of matter by de Broglie, which of the following graph plot represents a more appropriate relation between lambda and momentum of the particle? भाई lambda is equals to h upon mv के बराबर होता है, lambda is equals to h upon mv के बराबर होता है, that is lambda is equals to h upon p। सही बात है। और lambda और p का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, lambda is inversely proportional to p।
तो कौन सा वाला ग्राफ है जो लैम्डा और पी का इनवर्स रिलेशनशिप दे रहा है? पहला ही ग्राफ देखिए, ये लैम्डा और पी का इनवर्स रिलेशनशिप दे रहा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सही बात। अब बेटा नेक्स्ट कहता है इफ ए नॉट इज डिनोटेड एज द बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम देन व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सवाल हमने नहीं किया है पहले, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ए नॉट आपका डिनोट करते हैं हम बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड के बराबर होता है, डिनोटेड एज अ बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसने कहा कि यही आपका ए नॉट के बराबर है। देन व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट में कितना होगा? तो फिर से 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, यही तो पूछा है वेवलेंथ। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। इसको इसने कहा कि आर की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? आर की वैल्यू अब हो चुकी है, सेकंड के लिए है ना, तो ये हो जाएगा आपका आर नॉट को उसने कहा कि ये अब ए नॉट के बराबर है। 2 पाई आर की जगह मैंने लिखा ए नॉट और एन स्क्वायर की जगह लिखा कितना? एन स्क्वायर ही लिख देता हूँ अपॉन एन के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई ए नॉट इंटू एन के बराबर, 2 पाई ए नॉट इंटू एन के बराबर। चलिए एक काम करते हैं, सारे आंसर्स कुछ वियर्ड से लग रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू सेकंड है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई ए नॉट। कितना? 4 पाई ए नॉट के बराबर। तो ये आंसर तो करेक्ट है 4 पाई ए नॉट, पर ऐसा कोई आंसर मुझे नजर नहीं आ रहा है। पर एक काम करते हैं, सारे ऑप्शंस में एन की वैल्यू पुट करके देखते हैं, शायद मेरा आंसर आ जाए। एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए नॉट बाई पाई, जो कि आंसर नहीं है। अगर इसकी जगह, एन की जगह आप इतना 2 पुट करेंगे तो ये आंसर मेरा 2 पाई ए नॉट के बराबर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इसकी जगह कट पुट करेंगे 2 तो ये आ जाएगा मेरा 8 अपॉन पाई ए नॉट के बराबर, तो ये भी नहीं आंसर। इसकी जगह अगर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4 पाई ए नॉट के बराबर। बिल्कुल सही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 ही सही आंसर होना चाहिए। ऐसे घुमा फिरा के ना जाने क्यों पूछा है, पर आंसर तो यही आ रहा है। द फाइनल आंसर विल बी 4 पाई ए नॉट ओनली, विच इज मैचिंग ऑप्शन नंबर 3। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 5 एंड ms इक्वल्स टू प्लस हाफ। तो आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछी है, और ऑर्बिटल्स में s का, यानी कि इस स्पिन का कोई रोल नहीं होता। डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, याद रखिएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है? ये होता है एन स्क्वायर के बराबर। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर के बराबर, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? इज इक्वल्स टू 25 ओनली। कितना आ जाएगा आंसर? 25 विल बी द करेक्ट आंसर। सही बात है, आसान सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। आइए नेक्स्ट कहता है नंबर ऑफ सबशेल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल्स टू 4 एंड m इक्वल्स टू -2 क्वांटम नंबर इज। कितनी सबशेल्स इसके साथ एसोसिएटेड होंगी? n इक्वल्स टू 4, क्या बोला है? n इक्वल्स टू 4 है आपके पास, n इक्वल्स टू 4 है। और अगर n इक्वल्स टू 4 है और m की वैल्यू -2, n इक्वल्स टू 4 में देखिए मेरे पास क्या आना चाहिए? ये आएगा मेरे पास सबसे पहले 4s, बिल्कुल सही बात है। फिर मेरे पास आएगा 4p, कोई तरीका नहीं है, बस ऐसे बना के देखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4d और ये आ जाएगा 4f। इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। 4s में तो बेटा m की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपकी कितनी? 0 के बराबर। यहाँ होती है -1 -2 और +2 के बराबर। यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ आंसर मेरा निकल सकता है, यहाँ कुछ आंसर्स मेरे निकल सकते हैं। यानी कि देखिए इसमें कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल ठीक बात है। तो वैसे मैं इतना ज़्यादा कर क्यों रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। n इक्वल्स टू 4 है, m इक्वल्स टू -2 है। अच्छा ठीक है, यानी कि ये 0 है, ये आपका -1 है, 0 है, +1 है, ये आपका -2 है, ये -1 है, 0 है, +1 है, +2 है। सही बात है। ये आपका -3 है, ये -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, +2 है और ये +3 है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे -2 पे ये है, ये -2 पे ये भी है, ये दोनों है आपके -2 पे। तो दो ही ऑर्बिटल्स हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ सबशेल्स? कितने सबशेल्स एसोसिएट होंगे n इक्वल्स टू 2 और सबशेल्स यानी कि sp-df। तो कितने सबशेल्स एसोसिएट हो रहे हैं? मैंने तो ऑर्बिटल्स मार्क कर दी, ये ऑर्बिटल्स नहीं, दो ही सबशेल्स एसोसिएट हो सकते हैं बेटा आपके। कौन से? d और f वाले। यानी कि सिर्फ मात्र कितने? सिर्फ दो ही सबशेल्स को आप क्या कर सकते हो? एसोसिएट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं।
इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एस और पी तो आप एसोसिएट कर ही नहीं पाओगे, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट के पास है, द फिगर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम इज, कौन सा डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन नहीं है। देखिए पहला आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एग्जांपल है, और आप जानते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो क्वांटम नेचर को प्रूव करती है, प्लैंक ने इसी के बेसिस पर अपनी थ्योरी डेवलप की थी। दूसरा आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये जो लाइंस है यही आपके क्वांटाइजेशन का प्रूफ होती हैं, तो ये भी क्वांटाइजेशन को दिखाता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज को आप छोटे छोटे नंबर ऑफ पैकेट्स में तोड़ सकते हो, छोटे छोटी चीजों में इंटीग्रल वैल्यूज में तोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 छोटी छोटी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल दिखाता है, एब्सोल्युटली काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये भी शो करता है कि आपके पास जो क्वांटाइजेशन का प्रोसेस है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्वांटाइजेशन का प्रूफ है कि मिनिमम एक स्मॉल पार्टिकल आपका हिट तो करना चाहिए। फिर देखिए इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये तो वैसे कुछ कहीं पे शो भी नहीं हो रहा है, बस ये है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कोई रोल नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये मतलब ये क्वांटाइजेशन को शो ये नहीं कर पाता है, कौन सा आपका इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए कह रहा था ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में तो आपके पास सिर्फ एक ही एंगुलर नोड है, तो दो एंगुलर नोड तो सिर्फ डी में हो सकते हैं। आंसर तो आपका आइदर 4D है और 4D है। देखिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी होती है, एंगुलर नोड का मतलब है एंगुलर नोड आपका किसके बराबर आता है, ये आता है एल के बराबर, और एल की वैल्यू 2 है, यानी कि ये तो आपके पास डी पक्का है। तो डी कौन कौन से हो सकते हैं, 5 हो सकता है और 4D हो सकता है। इसके पास तो 3 एंगुलर नोड है, तो आंसर 2 में, 4D में या फिर 5D में। अब बात आई किसकी, बात आई रेडियल नोड की। तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है n माइनस एल माइनस 1। एक बार मैं 4D के लिए लगा के देखूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज इसके पास मात्र एक रेडियल नोड है। लेकिन 5D के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज ये आ जाएगा आपका 2 के बराबर। तो बिल्कुल सही बात है, तो 5D के पास 2 रेडियल नोड है और इसी के पास आपके 2 एंगुलर नोड्स भी है, ठीक है। बढ़िया सवाल, ठीक है, आना चाहिए, हाईली रेलेवेंट। नेक्स्ट देखिए सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड्स, कोई भी एंगुलर नोड उसमें नहीं है, ऑब्वियसली वो एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अगर उसने कह दिया है नो एंगुलर नोड तो एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है। एंड 2 रेडियल नोड, कितनी रेडियल नोड है, 2 रेडियल नोड, तो किसकी बात कर रहा है, वो 3s की बात कर रहा है। खत्म बात, इतना में क्वेश्चन खत्म हो गया था। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, सही बात है। आई वुड नेक्स्ट कह रहा था नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 4D ऑर्बिटल आर, 4D के पास कितने एंगुलर और रेडियल होगा, ये तो मैंने अभी भी निकाला था, अभी भी निकाला था मैंने, कितने हो जाएंगे, 2 और 1, 2 और 1 है, मतलब 1 और 2, सॉरी 2 और 1 नहीं, इसके पास जो रेडियल है वो 1 है और एंगुलर कितने हैं, 2 है, तो कितना आ जाएगा 1 एंड 2, दैट इज 1 एंड 2, अभी भी निकाला है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके सामने ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। पहला है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 के बराबर होती है, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट वन इज azimuthal quantum number L for a given n can have the values 0 1 2 3 4, और वो n तक जाती है, नहीं भाई वो वैल्यू n तक नहीं जाती, गलत स्टेटमेंट हो गया, वो n-1 तक जाती है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लास्ट में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर कहता है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ आर द 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, बिल्कुल सही बात है। कह रहे फॉर L इक्वल्स टू 5 देयर विल बी टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल, अगर L की वैल्यू 5 है, यानी कि अगर L की वैल्यू कितनी है 5 है, तो N की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, N की हो सकती है 6, और टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स पॉसिबल है वो कितनी हो जाएगी 6 स्क्वायर, यानी कि 36 के बराबर, कितनी 36 के बराबर। तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर करेक्ट बताना है, A एंड C आर करेक्ट। कौन सा, अरे E भी है, ए, अरे ये कैसा सवाल है भाई, n equals to 3 there will be a total of 9 orbitals, गलत बात है। टोटल्स ऑर्बिटल कितनी आएगी 36, यानी 36 के बराबर। और कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें ई तो है ही नहीं, ए बी सी डी ही स्टेटमेंट्स है, ई स्टेटमेंट तो इसमें है ही नहीं। तो देखिए एक काम करते हैं, इसका नया ऑप्शन में बना देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 5 बना देते हैं भाई, क्योंकि कुछ मैच नहीं कर रहा है। शायद एक ना इसमें मिसिंग है, जो बी वाला था या फिर सी वाला था वो मिसिंग है। एनीवे मैं एक नया ऑप्शन बना देता हूँ, क्योंकि हमसे क्या पूछा है करेक्ट, तो ए एंड सी आर करेक्ट, तो ये हो लीजिए A and C are correct. ऑप्शन नंबर 5 A and C are correct. ऑप्शन नंबर 5 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो चुका है, ठीक है। चलिए भाई आइए नेक्स्ट सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड, इनमें से कौन सा अलाउड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अलाउड, तो कौन सा अलाउड नहीं है, जो आपका अलाउड नहीं है
जो आपका अलाउड नहीं है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, l की वैल्यू ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। हाँ ये देखिए, ये दो वैल्यूज, अगर n की वैल्यू 3 है तो बेटा l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, l की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो इट इज नॉट करेक्ट, ये वाला भी करेक्ट ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आइए नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज ऑर्बिट, बिल्कुल सही बात है, उसको हम बोहर ऑर्बिट कहते हैं। कहता है ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऑफ एन एटम, बिल्कुल सही बात है, ऑर्बिटल एक क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रीजन ही होता है अराउंड द न्यूक्लियस। कह रहा है द एक्जिस्टेंस ऑफ बोहर ऑर्बिटल इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोहर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर्स n and l ओनली, नहीं भाई, An orbital is characterized by 3 quantum numbers, कितने 3 quantum numbers से वो characterized होता है, किस किस से, एक होता है आपके पास n, l और तीसरा होता है आपके पास m के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है, तो यही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यस यस यस। आइए नेक्स्ट कहता है फॉर द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपके सामने दो स्टेटमेंट है, कह रहा है फॉर अ गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n स्क्वायर, एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा है फॉर एनी सबशेल द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय -l to +l वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन इज गिवन बाय द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय, नहीं नहीं नहीं, फॉर अ गिवन शेल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स -l से लेके +l तक नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, m की वैल्यू से देते हैं ना, तो m की वैल्यू कहां से होती है, -l से लेके 0 और +l तक होती है, बिल्कुल सही बात है, यही आपका स्पेशल ओरिएंटेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू स्टेटमेंट्स। आइए नेक्स्ट, फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विद द लोवेस्ट एनर्जी आर, किस ऑर्बिटल की लोवेस्ट एनर्जी होती है, देखिए आपके पास 4s है, 4s के लिए जो n+l की वैल्यू है ये है 4 + 0 के बराबर, इसके लिए वैल्यू है बेटा आपकी 3 + 2 के बराबर, इसके लिए वैल्यू आपके पास 4 + 1 के बराबर, इसकी एनर्जी हो जाएगी आपके पास 3 + 1 के बराबर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 + 2 के बराबर। तो ये दोनों लोवेस्ट एनर्जी के हैं, 4 + 0 और 3 + 1, और सिर्फ बोले कि इनमें से सबसे लोवेस्ट किसकी है, वो किसकी हो जाएगी, बी की विल बी लोवेस्ट, क्या बी की तो आपकी सबसे लोवेस्ट ही हो जाएगी। इट इज बेस्ड ऑन n+l रूल, इट इज बेस्ड ऑन n+l रूल के ऊपर ये बेस्ड है, यही तो पूछा है लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, 4s और 3p में n+l की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और उसमें भी हम 3p की सबसे मिनिमम वैल्यू मानते हैं, बिल्कुल ठीक बात। ओ नो 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 नो, एक गलती हो गई, हाइड्रोजन एटम पूछा, अरे भाई भाई आपसे n+l रूल तो हाइड्रोजन के लिए लगता ही नहीं है, क्या पूछा है आपसे, पूछा है हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है आपसे, मुझसे भी हो गई थी गलती, ऑलमोस्ट आपसे हाइड्रोजन एटम पूछा है, आपको मैंने n+l बताया है, n+l हाइड्रोजन के लिए नहीं होता, n+l नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन, इट इज नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड नहीं होता है। हाइड्रोजन एटम के लिए 1s की वैल्यू, फिर 2s की 2p के बराबर होती है, फिर आपकी 3s की 3p की बराबर होती है 3d की, फिर इसी तरीके से आपकी 4s 4p 4d बराबर होती है 4f की, बिल्कुल सही बात है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास यानी कि 4 वालों की सेम एनर्जी हो जाएगी, इनकी तो ज्यादा होगी, और 3 वालों की सेम एनर्जी हो जाएगी, कौन सा है 3 वाले, ये है आपके 3 वाले, 3 और 3, तो कौन सा ऑप्शन है, बी सी एंड डी आर करेक्ट, कौन कौन से हो जाएंगे, बी सी एंड डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, ध्यान, बहुत ध्यान से, मेरी तरह जल्दबाजी मत करेगा। खैर मैंने 50 क्वेश्चन कर दिए हैं, नाउ आई एम एबल टू कॉम्प्रिहेंड थोड़ा सा लेस। कह रहा है द ऑर्बिटल्स आर नॉट करेक्ट रिस्पेक्टिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर से उसने किसकी पूछी है, हाइड्रोजन एटम की पूछी है, यानी कि अभी मैंने आपको हाइड्रोजन का ट्रेंड बताया है, तो शायद ये सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला भी तो करेक्ट ही है, फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट नहीं है, फोर्थ वाला भी करेक्ट नहीं है, दैट इज ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली क्या है हमारे करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड बी ओनली आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक बात है। आइए बेटा नेक्स्ट कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, कौन सा आपका इनकरेक्ट है, कह रहा है an atom is a stationary state, it does not emit electromagnetic radiation as long as it stays in the same state, बिल्कुल सही बात है, जब तक एटम अपनी स्टेट में है तब तक वो रेडिएशन एमिट नहीं करता है, उसके एक्साइटेशन से या फिर डी एक्साइटेशन से आपकी क्या होती है, रेडिएशन निकलती है। नेक्स्ट आपके पास
An atom can take only certain distinct energy levels, E1, E2, E3, etc. These allowed states of constant energy are called the stationary states of the atom. बिल्कुल सही बात है, absolutely correct. ये statement भी correct ही है. When an electron makes a transition from higher energy state to a lower energy state, then it emits a photon of light. बिल्कुल सही बात है. जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आता है, डी एक्साइट करता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है. एमिशन स्पेक्ट्रा का आप एग्जाम्पल मान सकते हैं. कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स स्टेशनरी स्टेट मूव्स इन अ सर्कल. सर्कल नहीं भाई, सर्कल नहीं, जो पाथ होता है वो स्फेरिकल होता है. कैसा पाथ होता है? वो एक स्फेरिकल पाथ है. कैसा पाथ है? वो एक स्फेरिकल पाथ होता है भाई. 3D है, 3D डिजाइन है, स्फेरिकल पाथ है. सर्कल तो हम बनाते हैं, एक्चुअली इट इज व्हाट? इट इज स्फेरिकल. ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट. कह रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन 2s and 2p ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज आर. सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए आपके हर टॉपिक को ये टच कर रहा है. ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अंडर द रूट l इंटू एल प्लस वन, अंडर द रूट l इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर. किसके बराबर? h अपॉन 2 पाई के बराबर. बिल्कुल सही बात है. तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन 2s and 2p ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल कितना होगा 2s के लिए? बेटा 2s के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 0. और 2p के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट, कितना हो जाएगा ये? 1 + 1 + 1 यानी कि 2h अपॉन 2 पाई, अंडर द रूट 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई. तो 0 0 एंड 2 अंडर द रूट 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. आइए बेटा नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपके पास ये सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. पहला है आपके पास n की वैल्यू l है, फिर आपके पास l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, ms की वैल्यू 1 है. आपको निकालना क्या है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इज. आपका कौन कौन से ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ये है कि आपके पास सेम एनर्जी वाले हों. क्या होनी चाहिए? आपके पास सेम एनर्जी होनी चाहिए. सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, तो n की वैल्यू l हुई, तो यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 3p की. ये बात हो रही है 3p की, ये बात हो रही है 3d की, ये बात हो रही है, ये भी बात हो रही है 3d की, ये भी बात हो रही है 3d की, और ये बात हो रही है आपकी 4d की, और ये बात हो रही है, अच्छा एक सेकेंड, अरे नहीं, ठीक है 3d की, और ये बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है आपकी 3d की. ठीक है, तो ए बी सी डी कुछ इस तरीके से दिया है कि ए के अंदर दो ऑप्शन है भाई. ए के अंदर दो ऑप्शन है, ये ए और बी. क्या ये 3p पे है और ये 3d पे है, तो इनकी एनर्जी तो सेम नहीं है. बी ऑप्शन में दे रखा है कि ए और बी की दोनों 3d पे है, तो ये आपका डीजनरेट है. ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे हैं. सी पे देखिए ये 4d पे है, ये 3d पे है, तो ये डीजनरेट नहीं है, ये भी डीजनरेट आपका नहीं है. तो सिर्फ बी ही आपका डीजनरेट है. ओनली बी इज द डीजनरेट ऑर्बिटल. सिर्फ बी ऑर्बिटल ही आपकी डीजनरेट है. यही आपकी बस बी डीजनरेट ऑर्बिटल है. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, काफी अलग क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था. आइए बेटा नेक्स्ट. कह रहा है असर्शन रीजन है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम. देखिए इट इज नॉट, इट इज ग्रेटर ऊपर से नीचे. जैसे कि हाइड्रोजन का 2s है, और अगर मैं लिथियम के 2s की बात करूं तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है वो डिक्रीज करता है. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. हमने स्टार्टिंग में ये वाला सवाल देखा था, कि 2s दो, अगर मुझे हाइड्रोजन का 2s और मुझे हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम का पूछा ना, लिथियम का 2s अगर मुझे कंपेयर करना होगा तो हाइड्रोजन वाले की ज्यादा एनर्जी होती है. तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है इसमें z इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा जा चुका है. एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम शेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. हाँ बिल्कुल सही बात है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल क्या होती है? डिक्रीज होती है. हो गया, एक काम करते हैं यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बना देते हैं. तो ये बिल्कुल ठीक है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाता आंसर, कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये अलग क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देखिए, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स हैविंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. आपको क्या निकालना है? एनर्जी के सेट के इसमें निकालना है. तो देखिए ये इसमें n+l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 के बराबर. ये वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, ये भी आ जाएगी 4 के बराबर, और ये आ जाएगी 5 के बराबर. तो सबसे कम एनर्जी किसकी है बेटा? सबसे कम एनर्जी आपकी 3 वाले की, यानी कि ए वाले की है. फिर सबसे ज्यादा है डी वाले की. तो आपके पास डी सबसे ग्रेटर होना चाहिए, ए सबसे लेस होना चाहिए. तो यही ऑप्शन आ गया. इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे कि जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 4 वाले की ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा.
इस क्वेश्चन को कोई नंबर नहीं है, आप अपनी तरफ से नंबर देके इसका फर्स्ट आंसर टिक कर सकते हैं। सही बात है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर होल इलेक्ट्रॉन, आपको इंक्रीजिंग एनर्जी में बताना है। देखिए सबसे पहले n+l की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, 5 के बराबर है। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 5 के बराबर है, यहाँ पे 6 के बराबर है, यहाँ पे 4 के बराबर है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी सी वाले की है। देखिए सी ये रहा, ये रहा, ये रहा। सबसे कम एनर्जी किसकी वाले की है? सबसे कम एनर्जी आपकी डी वाले की है। तो डी ये रहा, डी ये रहा, डी। तो ये ऑप्शन भी आपको नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है। उसके बाद कंपेयर करेंगे ए और बी में। ए और बी में देखिए एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाएगी? इस बी की एनर्जी ज्यादा होगी किससे? ए से, क्योंकि इसकी एन की वैल्यू ज्यादा है। तो बी की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे? ए से। तो हम कहेंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए बेटा अगला सवाल कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल विद n इक्वल्स टू 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स को आप n इक्वल्स टू 4 में अकोमोडेट कर सकते हैं? देखिए n इक्वल्स टू 4 है तो इसमें ऑर्बिटल्स कितनी होती है? इसमें ऑर्बिटल्स होती है आपकी किसके बराबर? ये होती है आपकी n स्क्वायर के बराबर, दैट इज 16 ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। कितनी ऑर्बिटल्स है? 16 ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। एक ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। वन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे बेटा आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। सही बात है, सही बात है। तो आइए अगला सवाल कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये सवाल तो मैंने शायद अभी अभी किया था। तो चलिए इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर होगा। सारे सारे मैं ही करूंगा क्या? कुछ आप भी तो करेंगे। कमेंट करके बताओ क्या आंसर आप इसका लिखेंगे। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। फिर से ये भी मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, खुद से आंसर बताइए। मैं आंसर पीडीएफ में टिक कर दूंगा, मैं पीडीएफ में टिक कर दूंगा आंसर। आप लोग मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए नेक्स्ट कह रहा है द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड शेल, सब शेल किसकी वजह से होती है? ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी की वजह से होती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो हाफ फील्ड होते हैं तो उसमें कूलम्बिक रिपल्शन कम है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम स्पिन इन द नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। नॉन डीजेनरेट कैसे हो गए भाई? वो तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, ये नॉन डीजेनरेट थोड़ी है, ये तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कह रहा है रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर। हाँ बिल्कुल सही, सही बात है कि उसमें शील्डिंग भी एक दूसरे की वजह से कम होती है। उसमें शील्डिंग भी एक दूसरे की वजह से कम होती है। तो आपके पास न्यूक्लियस के साथ क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार लगता रहता है, जो कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है? लगते रहते हैं। तो आपके पास एक स्टेबल बॉन्ड भी बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट एंड ई इज करेक्ट, यानी कि ए बी डी ई ओनली। कौन सा? ए बी डी ओनली। सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा इसका। अरे बात समझ में आती है? ये कह रहा था ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर इज शोन बिलो दिस रिप्रेजेंट्स। देखिए जो ग्राफ है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है। कितना है? एक नोड प्रेजेंट है बेटा। अगर एक नोड प्रेजेंट है, एक नोड किसके लिए आता है? एक नोड आता है हमेशा 2s के लिए। इट इज प्रेजेंट फॉर व्हाट? इट इज फॉर 2s ऑर्बिटल। इट इज फॉर 2s ऑर्बिटल के लिए। ठीक बात। आइए नेक्स्ट कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इट कैन बी 0 फॉर 1s ऑर्बिटल। क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो सकती है? इट कैन नेवर बी 0। 1s के लिए प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इट कैन नेवर बी 0। शाई स्क्वायर फॉर 1s कैन नेवर बी 0। इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल। इट कैन बी 0 2s के लिए। तो बेटा ये जो ग्राफ आता है ये ऐसा आता है, अभी अभी हमने देखा। तो इट कैन बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल। नेगेटिव जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होती है कभी भी। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल। हाँ वो 3p ऑर्बिटल के लिए जरूर 0 हो सकती है। देखिए 3p ऑर्बिटल का मतलब है, ये रेडियल नोड की बात कर रहा है, n-l-1 की ये बात हो रही है। दैट इज 3-1-1। आपको एक रीजन ऐसा लगेगा जहां पे 1 की वैल्यू 0 है, तो फोर्थ स्टेटमेंट ही मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में हम रेडियल नोड देखते हैं। एक्चुअली क्या करना है आपको यहाँ पे चेक? आपको यहाँ पे चेक करना है रेडियल नोड ओनली। क्या चेक करेंगे आप चेक करेंगे रेडियल नोड। अरे बात समझ में आती है? कर लेंगे आप ये ऐसा सवाल? ठीक बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 है द प्लॉट्स ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन। द करेक्ट प्लॉट फॉर 3s ऑर्बिटल इज। 3s के लिए कौन सा प्लॉट करेक्ट होगा? देखिए ये आपके पास 4πr², यानी कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है। आप समझिए अगर आपके पास 3s है तो आपके पास 3 पीक्स होनी चाहिए और इंक्रीजिंग नंबर में होनी चाहिए।
तो 3 पिक्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपकी कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये पिक्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 थी मेरा करेक्ट ऑप्शन, डी दैट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्लॉट फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइज स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फॉर दी 2s ऑर्बिटल। किसके लिए है, अब 2s ऑर्बिटल है, 2s है तो बेटा आपके पास कितनी, 2 पीक्स होनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए, अच्छा ये साइज स्क्वायर बताना है, साइज स्क्वायर में मेरे पास एक नोड प्रेजेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक नोड प्रेजेंट होना चाहिए, नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकता। इसमें कितने नोड है, 1 2 नोड है, तो ये तो 3s के लिए है, ये आपका 1s के लिए है, और यही आपका 2s के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए, इसी के साथ आपके सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं फिनिश द एंड। इसी के साथ आपके ना सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे सारे के सारे जेई के जितने भी पीवाईक्यूज थे, सारे नहीं, जो मोस्ट रेलेवेंट थे हम लोगों के लिए, हमने वो खत्म कर चुके हैं। बेटा फटाफट से आपका कमेंट में ढेर सारा प्यार चाहिए, बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए, और आपके सजेशंस चाहिए कि क्या आपको ये सीरीज पसंद आई और आपको क्या बेटर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, इनफैक्ट ओवरऑल केमिस्ट्री हो जाए। तो व्हाट डू यू नीड फ्रॉम अस, हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई करें एग्जाम को, बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाएं, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े भले ही व्यूज कमाएं, नो इश्यूज एट ऑल। कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करने वाले हैं। टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट हमेशा प्रोवाइड किया जाता है आपको इसी चैनल पे, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। जो बच्चे रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं कि हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो आप बोलते हैं वही करवाया जाता है, और अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से जो अच्छा है आपके लिए वही किया जाता है। इस टाइम पे जेई मींस कोई भी नहीं करवा रहा होगा आपको, और केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि फिजिक्स में आप इस लेवल के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लेते हैं, बायो में तो कुछ है नहीं, मतलब जेई मींस है नहीं, है तो बहुत कुछ, और केमिस्ट्री में क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है शायद पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो इस लेवल की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। ये दी एंड नहीं होता है केमिस्ट्री का, इसके आगे, इसके बियॉन्ड भी आपके साथ जर्नी जो है हम कंटिन्यू रखेंगे, अभी भी इससे भी बेटर कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अपने सजेशंस, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।